बीच में हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन है और हमारे मार्गदर्शक हैं प्रोफेसर महेश व्यास जी सर हमारे बीच जुड़ चुके हैं। और मैं सर से निवेदन करूंगा कि हमें हमारा अपना उद्बोधन और आशीर्वचन प्रदान करें सर। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। और अभी मैंने थोड़ा डॉक्टर रितेश गुजराती जी को सुना और मुझे लगता है कि उनके पूरे कंप्लीट तंत्र युक्ति के साथ में रिसर्च मेथोडोलॉजी को बताने के बाद में शायद और कुछ बचता नहीं है। अभी जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, जो कोविड का टाइम चल रहा है, इस कोविड के टाइम में अधिकतम लोग वेबिनार इतने अटेंड कर लेगा, वेबिनार के नाम से थोड़ा सा उनको होने लग गया। वैसे हमारा 7 दिन का जो ये रिसर्च का प्रोग्राम चल रहा है, इसमें पहले दिन से डॉक्टर सुप्रिया भालेराव जी से लगा करके और अभी डॉक्टर रितेश गुजराती जी को आपने सुना, ऑलमोस्ट रिसर्च के सभी पॉइंट कवर हो चुके हैं। तो मैं तो एमडी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि वो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उनका साल भर में जितना सिलेबस कवर नहीं हो पाता, उससे ज्यादा अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट्स के द्वारा ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का पूरा ही टॉपिक उनके कवर हो गया। तो राजस्थान की पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा। तो आज जैसा कि सभी ने कहा था कि आयुर्वेदिक क्लासिक्स जो है उनमें कुछ रिसर्च मेथोडोलॉजी है कि नहीं है, या उस एंशिएंट रिसर्च मेथोडोलॉजी को आज की जो प्रेजेंट रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसके साथ में कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। वैसे काफी कुछ डॉक्टर रितेश गुजराती जी ने कर दिया है, इसलिए ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता वैसे नहीं है। पर लेकिन अगर प्रारंभ में देखा जाए तो रिसर्च में सबसे ज्यादा अगर कोई बात आती है तो वो दो ही चीजों पे आती है। एक आती है लैक ऑफ एविडेंसेस, बोले एविडेंस आयुर्वेद वालों के पास है ही नहीं है। और दूसरा आता है इंटरप्रिटेशन आर नॉट रिसर्च बेस्ड, बोले आपके जितने भी इंटरप्रिटेशन है वो प्रॉपर इंटरप्रिटेशन है ही नहीं। तो ये कहने की बात, ये जो कहते हैं, ये बात कौन कहता है? जो आज के व्यक्ति हैं। अगर एविडेंस को देखा जाए तो अभी हम जो रिसर्च करते हैं ना, अलग अलग टेस्ट लगाते हैं, उन टेस्ट के लिए अपने को सैंपल साइज के फार्मूले बता रखे, किस टाइप से हम सैंपल साइज बताते हैं प्रीवियस रिसर्च वर्क जो हुआ है उसके आधार पे। पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये तो छोटे छोटे सैंपल हैं जिनके ऊपर हम आज रिसर्च कर रहे हैं। हमारे जो आयुर्वेद का रिसर्च करके जो एस्टेब्लिश किए गए हैं पॉइंट, जो सिद्धांत किए गए हैं, वो मिलियंस ऑफ पीपल ने उनको टेस्टेड करके देख रखा है। उतना तो रिसर्च में पॉसिबल भी नहीं है, मतलब इतना बड़ा वो लेकर के तो शायद ही कोई रिसर्च करता होगा कि इतना बड़ा सैंपल साइज लेकर के कोई काम करे। लेकिन आयुर्वेदिक महर्षियों ने जो काम कर रखा है उस काम को तो अगर देखा जाए तो मिलियंस ऑफ पीपल के ऊपर उन्होंने करके एविडेंस बेस्ड के आधार पर कर रखा। तो इसलिए अगर ये कहा जाए कि आयुर्वेदिक क्लासिक्स जो है वो एविडेंस बेस्ड नहीं है, या लेक ऑफ एविडेंसेस है, या उनका इंटरप्रिटेशन जो है वो रिसर्च बेस्ड नहीं है, ये दोनों ही बातें सही नहीं है। अगर उनको हमको देखना है तो अब देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा भेल संहिता को अगर देखा जाए तो भेल संहिता के सूत्र स्थान में चैप्टर नंबर 3 में जनपद के विषय में उन्होंने बता रखा, जनपद विभक्ति अध्याय बताया। और उस अध्याय में उन्होंने बता रखा कि प्रदेश के अनुसार रोग को उन्होंने बता रखा, प्रदेशानुसारी रोगाः मत्स्यान्न भोजनो नित्यम प्राचास्यो कफपित्तिना, मतलब अलग अलग रीजन वालों को उन्होंने बताया कि किस रीजन में कौन सी डिजीज ज्यादा होती है। वहां पर उन्होंने बताया श्लीपद गलगंडम च प्रायशः तेषु दृश्यते, जो नदी तोय गतान मत्स्यान भक्ष्यन्ति समुद्रजान, मतलब देखिए नदी में रहने वाली फिश का जो ज्यादा सेवन करते हैं, या सी वाली फिश का जो सेवन करते हैं, या किस प्रदेश का पानी पीते हैं, या जैसे दक्षिणादिशि यहां बता रखा है प्रायशः पुष्टिकास्तेन मनुष्य दक्षिणादिशि, जो दक्षिण में रहने वालों को उन्होंने बता रखा, कंबोज वालों को बता रखा। उसी प्रकार से उन्होंने बोला प्राचास्तेन भूयिष्टम दृश्यन्ते राजयक्ष्मणा, माने राजयक्ष्मा व्याधि किस एरिया में ज्यादा होती है। अब आप देखिए कि ये सभी चीजें जो बताई गई, ये कोई भी बात विदाउट, अगर हम इनको कहें तो विदाउट एविडेंस के, विदाउट रिसर्च के ये कर ही नहीं सकते थे। और रिसर्च के माध्यम से अगर किया गया तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे इसमें जो भी बता रखा वो लेक ऑफ एविडेंसेस हमारे इसमें है। तो दोनों ही बातें वो नहीं है। तो हमारे यहाँ इस टाइप का जो इंटरप्रिटेशन है वो इंटरप्रिटेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट परफॉर्मिंग ए फील्ड सर्वे इन ए सिस्टमेटिक मैनर। तो आप अगर उसको देखा जाए कि एक एक फील्ड के मान से उन्होंने बता दिया कि इस देश वाले को, इस पानी पीने वाले को, इस प्रकार की मत्स्य का सेवन करने वाले को ये व्याधि, जैसे बताया उन्हें श्लीपद एंड गलगंड जो है वो ईस्टर्न रीजन वालों को ज्यादा होता है,
कुष्ठ जो है साउथर्न रीजन वालों को ज्यादा बताया, अर्श जो है कंबोज देश वालों को बताया, राजक्षमा जो है वेस्टर्न रीजन वालों को बताया। तो ये सब तब हो सकता है जब उनका कहना चाहिए कि जो सर्वे है, फील्ड सर्वे बहुत अच्छे से उन्होंने किया हो, सिस्टमेटिक रूप से, मैनर से उन्होंने अगर इसको फील्ड सर्वे को किया तो ही इतना अच्छा एविडेंस के साथ में बता सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें तो अष्टांग हृदय में चिकित्सा स्थान में चैप्टर नंबर 3 कास चिकित्सा का वर्णन किया, और वहां पर कास की चिकित्सा जब उन्होंने बताई तो वहां पर उन्होंने बताया कुष्मांडक रसायन एक बताया, एक अगस्त हरित की बताया, और एक वशिष्ठ हरित की बताया। इन तीनों का वर्णन करने के बाद में फिर उन्होंने जब बताया कि वशिष्ठ हरित की इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द कासव, मीन्स रसायनम वशिष्ठो में तत्पूर्वम गुणाधिकम, बोले जितने भी रसायन बता दिए, इस कास की जो चिकित्सा बता दी, इनमें सबसे ज्यादा अधिक गुण वाला जो है रसायन वो कौन सा है, बोले वशिष्ठ रसायन है। तो सच टाइप ऑफ इंटरप्रिटेशन इज ओनली पॉसिबल बाय कंपैरेटिव क्लिनिकल ट्रायल। अब आज जो क्लिनिकल ट्रायल करके हम बताते हैं कि अगर एक ही डिजीज है, आमवात के ऊपर आपने 4 अलग अलग, चाहे ब्लैक बग डिजाइन कर लो या अलग अलग आपने मेडिसिन सिलेक्ट करके अगर उसका वर्णन किया, बाद में बताया कि इसका रिजल्ट सबसे बेस्ट है, उसको अपन कंपैरेटिव क्लिनिकल ट्रायल ही तो बोलते हैं। तो अगर उन्होंने कंपैरेटिव क्लिनिकल ट्रायल नाम नहीं दिया, इसका मतलब क्या वो एविडेंस बेस्ड नहीं थे, या वो जो रिसर्च दी गई थी वो ज्यादा प्रासंगिक नहीं है। तो केवल ये देखने की आवश्यकता है कि आज हम उस समय जो प्रिंसिपल बता रखे थे उन प्रिंसिपल तक अभी पहुंच ही नहीं पाए हैं। बहुत कम 1% चीज को हम अभी तक समझ पाए हैं। जब हम उनको पूरा समझ जाएंगे तो शायद ये बाकी सब रिसर्च मेथोडोलॉजी पीछे रह जाएगी और ये कहेंगे कि ये सब प्रकार की रिसर्च मेथोडोलॉजी से अपर है, मतलब उससे भी टॉप रिसर्च इसमें की गई है, वहां तक तो हम अभी तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। अगर और आगे देखें तो चरक संहिता में डिफरेंट नंबर ऑफ पूर्व रूप बताए प्रमेय के। अब आप देखिए एक ही संहिता में निदान स्थान में कुछ पूर्व रूप बता रखे, फिर चिकित्सा स्थान में कुछ पूर्व रूप बता रखे, और जो निदान स्थान में बताए हैं उनके अलावा पूर्व रूप उन्होंने चिकित्सा स्थान में बताए, जैसे केशेषु जटली भावम, माधुर्यम आस्य, करपादयो, सुप्तता, दाहो, ये सब लक्षण उन्होंने बता दिए। और फिर जब उन्होंने चिकित्सा स्थान में बताया तो शीतल अंगता ये जो बता रखा उन्होंने, घनांगता, केश नखाति वृद्धि, शीत प्रियत्वम, गलत आलुशोषो, माधुर्यम आस्य, तो ये चीजें जो बता रखी उन्होंने, मैंने कुछ लक्षण ऐसे हैं कि जो लक्षण चिकित्सा निदान स्थान में नहीं बताए थे और वही पूर्व रूप उन्होंने उनके अलग जो है वो बता रखे हैं चिकित्सा स्थान में। तो इट्स इंडिकेट दैट this interpretation is based on evidence generated by an observational study. Without observational study वो इस चीज प्रकार से उसमें और चीजें ऐड करके बता ही नहीं सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो हर प्रकार की जितनी रिसर्च मेथोडोलॉजी में स्टडी बता रखी है उन सब स्टडी को जो आयुर्वेद के क्लासिकल टेक्स्ट में बता रखा है उनके द्वारा हम बता सकते हैं कि वो सब उसके अंतर्गत है। अगर और आगे हम देखना चाहें तो आप देखिए एक पित्तज प्रमेय के प्रकार देखिए आप अलग अलग टेक्स्ट बुक में आचार्य चरक ने और आचार्य सुश्रुत ने दोनों ने बताया। तो आचार्य चरक ने जहां पर निदान स्थान में बताया तो वहां पर उन्होंने बताया तेषाम अपीतु खलु पित्त गुण विशेषेण नाम विशेषा भवन्ति तद्यथा क्षारमेहश्च कालमेहश्च नीलमेहश्च लोहितमेहश्च मंजिष्ठामेहश्च हारिद्रमेहश्च। और इसी पैतृक प्रमेय का वर्णन जब आचार्य सुश्रुत ने निदान स्थान में किया तब उन्होंने बताया पित्ता नील हरिद्र अम्ल क्षार मंजिष्ठ शोणित मेघा, तो 6 ही प्रकार के बताए, लेकिन उन्होंने वहां पर उनको नाम चेंज कर दिए, उनका वर्णन चेंज कर दिया। तो ये इस प्रकार से जो अगर किसी चीज का वर्णन करना तो देयर इज डिफरेंस इन डिस्क्रिप्शन ऑफ आचार्य चरक एंड सुश्रुत व्हिच इंडिकेट्स द 2 डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑन सेम ऑब्जेक्टिव बाय 2 रिसर्चर्स। तो ये तभी कर सकते हैं जब उन्होंने अच्छे से उसके ऊपर रिसर्च किया हो। तो बिना रिसर्च किए तो कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय में अगर एक व्यक्ति ने कोई चीज एस्टेब्लिश कर रखी है, काल के मान से देख ले तो किसी को भी आप पहले मान लीजिए, जिसको भी पहले माना और उसके बाद वाले ने वर्णन किया और उसके अतिरिक्त अगर उसको कुछ जोड़ा गया है तो निश्चित रूप से उसकी स्टडी भी किसी प्रकार के रिसर्च से कम हो ही नहीं सकती है। उसी प्रकार से आप देखिए एनिमल एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं कि नहीं, आज का साइंस जो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है और इस डेवलप्ड साइंस में एनिमल एक्सपेरिमेंट जो कई प्रकार का किया जाता है, वैसे कई जगह तो एनिमल एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कह दिया कि ये रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है,
क्यों? क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनिमल फिजियोलॉजी में बहुत डिफरेंस है। जामनगर में एक तो किया गया था समघृत मधु, जैसे अपने यहाँ कहा जाता है कि इक्वल क्वांटिटी में घी और शहद जो है वो दोनों अगर दिया जाए तो वो पॉइजन के रूप में काम करता है, और निश्चित रूप से अगर क्लासिकल टेक्स्ट में कहा तो पॉइजन का काम करता होगा। लेकिन जब उसका एनिमल एक्सपेरिमेंट किया गया तो एनिमल एक्सपेरिमेंट में हमने किया लेकिन उसका कोई ऐसा परिणाम नहीं मिला। तो आयुर्वेद उसके लिए कहता है कि उसका परिणाम तत्क्षण नहीं मिलता है, आपको 10 साल बाद 15 साल बाद मिलेगा। तो हमने एनिमल एक्सपेरिमेंट किया 15 डेज का, 15 डेज के बाद में उसका किडनी, लंग्स, लिवर जो भी देखना था उसमें कोई बहुत ज्यादा हमको डिफरेंस पाया नहीं गया। तो एनिमल एक्सपेरिमेंट के आधार पर कह दिया कि नहीं, इक्वल क्वांटिटी में घृत और मधु को बहुत ज्यादा हम हार्मफुल नहीं मान सकते, लेकिन वो एनिमल के लिए नहीं हो सकता है। और एनिमल के भी उसका अगर परिणाम हम ज्यादा समय के बाद देखते तो हो सकता था। और आयुर्वेद ने कितना अच्छे से उसको बता रखा, म्रियंते मक्षिका प्राय काका श्याम सरो भवेत, मैंने कितने अच्छे मॉडल बना रखे थे उनने। आज तो हमारे पास में बहुत कम एक्सपेरिमेंटल मॉडल है, या तो हम एल्बिनो रेट्स पे काम कर देते हैं, या अभी कुछ रसायन का काम किया गया था जैसे कि ड्रोसोफिला पे, या बहुत कम मॉडल है। और उसके लिए भी हमको बहुत कुछ परमिशन लेने की आवश्यकता होती है, तब जाके एनिमल एक जो है हाउस को हम स्थापित कर सकते हैं। और पहले कितने अच्छे से, मतलब आपको एक वो उस समय जितना ज्यादा एडवांस थे उतना एडवांस तो हम हो ही नहीं पाए। उस समय केवल मक्षिका, माने फ्रीली व्यक्ति अगर किसी चीज को टेस्ट करना है तो उसको किसी लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं है, या उसको किसी एनिमल हाउस में जाने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति उसका टेस्ट कर सकता था कि ब्रियंते मक्षिका, घर के सामने जहां पर भी उनके पास में एरिया है उसमें वो टेस्ट करके देख सकते थे इसके द्वारा मक्षिका अगर मर गई है तो। और इसी प्रकार से काका क्षाम सरो भवेत, काक को अगर कोई चीज खिलाई है तो उसके द्वारा पता लग जाता था। तो आप देखिए कि उनने अवेलेबिलिटी के मान से उस समय जो अवेलेबल था उससे कितना अच्छे से जो आज हम कर रहे हैं, हमने इस आधुनिक युग में इन चीजों को और ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया है। कि एनिमल एक्सपेरिमेंट करना है तो व्यक्ति को चाहे वो कहीं भी रहता है एनिमल हाउस जाइए, या जहां पे वो फैसिलिटी अवेलेबल है वहां जाइए, या जो एनिमल कमेटी है उसके द्वारा पहले आप क्लियरेंस लीजिए, उसके बाद वो कर सकते हैं। उस समय जो व्यक्ति जब देखना हो, मतलब इमीडिएट आपको अगर उसका यूज करना है तो 5 मिनट पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद भी यूज कर लीजिए। तो हरेक पे, कपोत पे, मक्षिका पे, काक पे, जितने भी ये हमारे जो अलग अलग उड़ने वाले पक्षी थे उन सब के ऊपर वो टेस्ट कर लेते थे। और आजकल तो ये पक्षी नहीं बचे, क्योंकि हम जिस टाइप से पेस्टिसाइड और उनका उपयोग कर रहे हैं अधिकतम वो समाप्त हो चुकी। तो इस प्रकार से हम अगर देख सकते हैं कि ये जो एविडेंस बेस्ड इंटरप्रिटेशन है ये उस समय भी अवेलेबल था, और इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि एनिमल एक्सपेरिमेंटल स्टडी या एनिमल जो एस्टेब्लिशमेंट अपन एनिमल हाउस का करते हैं ये संकल्पना पहले भी थी, और उसी को लेकर के आज के मान से रिसर्च को प्रारंभ किया गया। अब अगर हम देखें तो खास तौर से हम प्रियव्रत शर्मा जी की उसको देखते हैं आयुर्वेद की रिसर्च मेथोलॉजी को देखने के लिए। उन्होंने तो एक स्टार्टिंग किया गया है, और वहां पर जो उन्होंने कार्य कारण भाव की बात करी थी तो यहाँ पर आचार्य प्रियव्रत शर्मा गिव्स द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और अगर आयुर्वेद में ये जो डेफिनेशन है ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि पूरे आयुर्वेद का जितना भी रिसर्च है वो पूरा ही रिसर्च कार्य और कारण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मतलब इसके अंदर पूरे का समावेश हो जाता है। अगर आप देखें तो जो आयुर्वेद में जहां पर चरक संहिता सूत्र स्थान है, सूत्र स्थान में वहां पर जो कहा गया कि इत्युक्तम कारणम कार्यम धातु साम्यम युहोच्यते, तो वहां पर कारण के रूप में षड पदार्थ को बता दिया और कार्य के रूप में धातु साम्य बता दिया। तो आप मुझे बताइए कि पूरे आयुर्वेद का जो मेन प्रयोजन है जो चरक संहिता में बताया गया है कि धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्र शास्त्र प्रयोजनम, धातु साम्य करना इस पूरे तंत्र का प्रयोजन है। तो आयुर्वेद का पूरा ही अनुसंधान जो है वो धातु साम्य के अंतर्गत है। धातु वैषम्य अगर उत्पन्न हुआ तो व्याधि के रूप में है, और उसके द्वारा जब अनुसंधान करके हम धातु साम्य की अवस्था में लाते हैं उसी को बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट आप टेस्ट करवा लीजिए। चाहे आप उसके अंतर्गत जो है सब्जेक्टिव पैरामीटर को ले लीजिए, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स को ले लीजिए, क्लासिकल टेक्स्ट में जो लक्षण बता रखे उनको मेन एविडेंस के रूप में मान लीजिए, और उसके आधार पर जो रिसर्च करेंगे उसी परिणाम को तो हम स्थापित करेंगे। तो केवल आयुर्वेद की रिसर्च ही नहीं, आप कोई सी भी रिसर्च करिए उस रिसर्च में कार्य और कारण मेन चीज है। अब ये बात अलग है कि उन्होंने उसको जो एक्सप्लेन किया उसको कार्य और कारण के रूप में नहीं किया होगा, पर आज जो भी कुछ करना है वो कार्य कारण के ऊपर ही है, और आयुर्वेद की पूरी रिसर्च कार्य कारण के आधार पर है। इसलिए प्रियव्रत शर्मा जी की जो डेफिनेशन रिसर्च की है ये बिल्कुल अच्छी डेफिनेशन है, और इसमें जो अलग अलग चीजें बता रखी है
अब देखिए मेन चीज तो देखें, ये डेफिनेशन एक रिसर्च की सिमिलर डेफिनेशन गिवन बाय पीवी योंग, और उन्होंने बताया रिसर्च इज द साइंटिफिक अंडरटेकिंग विच बाय मींस ऑफ लॉजिकल एंड सिस्टमेटाइज्ड मेथड्स, और उन्होंने बताया वहां पर एम्स टू डिस्कवर न्यू फैक्ट। देखिए रिसर्च का मतलब होता है न्यू फैक्ट बताना, या फिर रीस्टेब्लिश्ड एंड वेरीफाइड ओल्ड फैक्ट। देखिए रिसर्च मैंने दो ही चीजें होगी, एक तो न्यू फैक्ट को बताओ कि जो चीजें अभी तक किसी ने नहीं बता रखी, या फिर जो एस्टेब्लिश्ड ऑलरेडी है उसको वापस वेरीफाई करिए और वेरीफाई करके बता दीजिए कि हाँ ये फैक्ट है, सही है। जैसे हमारे यहाँ कहा गया कि पुराण मित्ते वनसाधु सर्वम, जो चीजें पुरानी है वो सब अच्छी, ऐसा नहीं है, और नवमी तो मध्यम जो नई चीजें वो एक्सेप्टेबल नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हर चीज के लिए आयुर्वेद ने कहा संत परीक्षा नेतरत भजनते मूढ़ पर प्रत्यय नियय बुद्धि। इसका मतलब होता है कि हर एक चीज को आप परीक्षित करके देखिए और उसका रिजल्ट देखिए, अगर उसका रिजल्ट में आता है तो आप उसको एक्सेप्ट करिए, केवल दूसरे ने कह दिया इसलिए आप उसको वो नहीं करिए। तो ये क्या है, ओल्ड जो बता रखा है, जो एस्टेब्लिश्ड है उसको रीएस्टेब्लिश करना है, वही रिसर्च है, और ये आयुर्वेद भी एक्सेप्ट करता है। तो मॉडर्न ने जो रिसर्च के डेफिनेशन दी है कि या तो जो एस्टेब्लिश है उसको रीएस्टेब्लिश करना, जो ओल्ड है उसको वेरीफाई करना फैक्ट को, या फिर जो न्यू डिस्कवर न्यू फैक्ट कर दीजिए। अब जो वो है उसको आप खास तौर से जो है जो कवर्ड है उसको डिस्कवर कर दीजिए, जो आज तक हाईलाइट में नहीं आया उसको हाईलाइट कर दीजिए। तो आयुर्वेद में जो भी कुछ कहा गया है वो इन तीन चीजों के अंतर्गत। अब आप देखिए अगर आयुर्वेद में रिसर्च को देखा जाए तो जहां पर वाग्भट है, आचार्य वाग्भट ने कहा कि न मात्रा मात्रम अप्यत्र किंचित आगम वर्जितम। बोले उन्होंने जो भी कुछ कहा, एक तो हमारे सामने आगम के रूप में ग्रंथ है चरक संहिता, हमारे पास में आगम के रूप में ग्रंथ है सुश्रुत संहिता। तो इन दोनों ग्रंथों के होते हुए जब आचार्य वाग्भट ने, चाहे वो अष्टांग संग्रह ले लीजिए या अष्टांग हृदय ले लीजिए, उनने उन दोनों ग्रंथों के शुरू किया और प्रारंभ में पहले ही चैप्टर में उन्होंने कहा कि मैं इसमें जो भी कुछ कह रहा हूं वो क्या कह रहा हूं, न मात्रा मात्रम अप्यत्र, बोले एक मात्रा भी मैं चरक और सुश्रुत से अतिरिक्त नहीं कह रहा हूं। तो फिर क्या किया, बोले युगानुरूप संदर्भ विभागे ने करिष्यते, बोले युग के अनुसार उसका विवेचन कर रहा हूं। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी कुछ भी नहीं है, ये युग के अनुसार उसका डिस्क्रिप्शन करना है। आचार्य चरक ने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी बताई थी उस युग के मान से बताई थी, आचार्य सुश्रुत ने जो डिस्क्रिप्शन किया था वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के आधार पर उस युग के मान से था, और आचार्य वाग्भट ने जब चरक और सुश्रुत दोनों को लेकर के जब इसका विवेचन किया तो उन्होंने उस युग के मान से बता दिया। तो उन्होंने युगानुरूप संदर्भ में कहा, मैंने चरक और सुश्रुत की बात का ही उनने वर्णन किया, लेकिन युगानुरूप संदर्भ में वर्णन करने के कारण वो डिफरेंट हो गया, क्योंकि जहां पर आचार्य चरक ने ओनली 120 चैप्टर में पूरी चरक संहिता को कंप्लीट कर दी। अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय देखा जाए तो अष्टांग संग्रह में आप देख लीजिए कितने चैप्टर हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि मैंने चरक और सुश्रुत के मान से ही लिया है, बहुत सारी चीजें चरक में नहीं है और सुश्रुत में नहीं है। तो उन्होंने युगानुरूप संदर्भ में चरक और सुश्रुत की बात को कही, और वह युगानुरूप संदर्भ ही रिसर्च मैथोडोलॉजी। अगर हम कहें कि चरक ने जो कह दिया था उसको आज एक्सेप्ट करना है तो आयुर्वेद वाला व्यक्ति तो एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन जो मॉडर्न व्यक्ति है, जो आज का बाकी समाज है, जो ग्लोबली अगर आपको किसी चीज को एक्सेप्ट करवाना है तो उसको खास तौर से डिस्कवर न्यू फैक्ट को भी आपको करना पड़ेगा, और रीएस्टेब्लिशमेंट या वेरीफाइड ओल्ड फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसलिए अन्वेषण कह लीजिए चाहे या गवेषण कह लीजिए, पर्यवेक्षण कह लीजिए, सब जो है find the unexplorable facts after a deep observation and analysis। तो डीप ऑब्जर्वेशन करना ही अन्वेषण है, और ये पूरी पद्धतियां आयुर्वेद में अनुसंधान के रूप में वर्णन कर रखी थी। अब आप अगर क्वालिटी देखी जाए तो शायद हो सकता है कि पहले प्रेजेंटेशन हुए उन सब में ये सभी चीजें आ गई थी। तो आज के मान से जो रिसर्चर की क्वालिटी बता रखी है जो रिसर्च मेथोडोलॉजी में, अगर हम चरक संहिता के समय देखते तो चरक विमान में जो बता रखी थी, पर्यवदात श्रुतम परिदृष्ट कर्माणम दक्षम दक्षिणम शुचिम जितहस्तम उपकरणवंतम सर्वेंद्रियोपपन्नम प्रकृतिज्ञम प्रतिपत्तिज्ञम च, इतने क्वालिटी जिसमें होगी वो बहुत अच्छा रिसर्चर हो सकता है। और ये क्वालिटी अगर नहीं है तो उसको कोई सी भी रिसर्च करने के लिए दे दीजिए और रिसर्च ठीक से हो ही नहीं सकती है या उसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से
केवल युगानुरूप संदर्भ में उस चीज को एक्सप्लेन करना, वही मेन चीज है। और प्रिंसिपल जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, अगर आयुर्वेद में देखा जाए तो वाद मार्ग टोटल रिसर्च मेथोडोलॉजी के रूप में ही बता रखा है। तंत्र युक्ति, अभी डॉक्टर रितेश ने बड़े अच्छे से तंत्र युक्ति को रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ में एक एक पॉइंट के साथ बताया। पूरी तंत्र युक्ति आयुर्वेद का मेन प्रिंसिपल रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए। जितने ताच्छल्य बता रखे हैं, अर्थाशय बता रखे हैं, कल्पना बता रखी है, ये सभी चीजें जो है ये खास तौर से वेरियस एस्पेक्ट हैं, स्टेजेस हैं रिसर्च के प्रोसेस के। अगर इनको प्रॉपर वे में समझ लिया जाए और इनका इंटरप्रिटेशन करके अगर रिसर्च को सही रूप से बताया जाए तो निश्चित रूप से कहीं से भी रिसर्च में कोई वो नहीं होगी। उसी प्रकार से सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम हम बोलते हैं, तो रिसर्च प्रॉब्लम मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पार्ट ऑफ होल स्टडी। और उसके लिए चरक संहिता विमान स्थान में बता रखा कि बुद्धिमान आत्मना कार्यम गुरु लाघवम कर्म फल अनुबंधम देश कालोच विदित्वा युक्ति दर्शना। ये जो है ना, बिफोर सिलेक्टिंग द रिसर्च प्रॉब्लम द रिसर्चर शुड असेस द अबोव एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च स्टडी। अगर इन चीजों को केवल ध्यान रख लें, गुरु लाघवम को ध्यान रख लें कि ये कार्य पूर्ण हो। कई रिसर्च प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो स्टार्ट करने के बाद में 1-2 महीना, साल भर, 2 साल होने के बाद भी वो कंप्लीट नहीं होते और उसके बाद में उसको बंद कर देते हैं। इवन यहाँ तक कि कई जो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो आयुष मिनिस्ट्री की है, जो अलग अलग रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए फंड देती है, उनमें भी कई प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट होने के बाद में कंप्लीट हुए बिना बंद हो जाते हैं, क्योंकि वहां कार्यम गुरु लाघवम का उन्होंने ध्यान नहीं रखा। कर्म फल अनुबंधम, देश को, काल को ध्यान में रखे। कई बार इस प्रकार की डिजीज का सिलेक्शन हो जाता है कि उस पर्टिकुलर देश में वो होती ही नहीं है, या पर्टिकुलर काल में अगर कुछ चीजें सीजन वाली है, कुछ ऋतुओं के मान से ध्यान रखना है, तो उस ऋतु में अगर आपने ड्यूरेशन आप उसका जो 3 मंथ में आपको रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और जो व्याधि वो जिस ऋतु की वो 9 महीने बाद आने वाली है, तो आपका प्रोजेक्ट 1 साल से पहले कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। तो देश काल इन सब चीजों को ध्यान में रख करके ही रिसर्च का जो सिलेक्शन किया जाता है। तो ये सभी चीजें उन्होंने बता रखी कि आपको कोई काम करना है, रिसर्च करना है, तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब लिटरेचर रिव्यू अगर देखना है तो उसको ध्यान में रखने के लिए अगर हमको थोड़ा सा अगर देखा जाए तो आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें बता रखी है, और उन चीजों को अगर ध्यान में रखा जाए तो सूत्र प्रणयन जो बता रखा है, भाष्य प्रणयन है, अनेक अर्थ है, यौगिक रूढ़ है, पादांश वाक्यांश है, अन्वय है, व्यतिरेक है, निष्कर्ष है, तर्क है, इनके अंतर्गत सभी चीजें आ जाती है। आप जितना भी रिसर्च का टोटल प्रोटोकॉल बना लीजिए या अलग अलग स्टेप बना लीजिए, चाहे वो पॉजिटिव फाइंडिंग हो, नेगेटिव फाइंडिंग हो, इन्फ्रेंस हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, सभी चीजें उसमें सब आ जाता है। तो इस प्रकार से डिटेल अगर आपको एक्सप्लेनेशन करना है तो उन सब चीजों को लिटरेचर रिव्यू के रूप में अगर देखना है तो इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। मेथड ऑफ अगर हम देखें क्रिटिकल अप्रेसियल को अगर देखा जाए तो वहां पर अलग अलग प्रतिज्ञा है, अभ्युनुज्ञा है, अहेतु है, इनको वाद मार्ग में जो बता रखे हैं उनको ध्यान में रख करके रिसर्च के रूप में हम बता सकते हैं। अब आता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस एंड ऑब्जेक्टिव्स। अगर हम 3 चीजों को देखें, प्रतिज्ञा, स्थापना और प्रतिष्ठापना, तो प्रतिज्ञा नाम साध्य वचनम, यही तो हाइपोथेसिस है। और अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देखें तो स्थापना की जो डेफिनेशन दे रखी है कि स्थापना नाम तस्या एव प्रतिज्ञाया हेतु दृष्टांतोपनय निगमनई स्थापना, तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। और जो प्रतिष्ठापना बता रखी है, प्रतिष्ठापना नाम या तस्या एव पर प्रतिज्ञा या विपरीतार्थ स्थापना। तो देखिए ये तो इंटरप्रिटेशन करने की आवश्यकता है कि हम किस रिसर्च मेथोडोलॉजी के किस पॉइंट को क्लासिकल के किस पॉइंट के साथ बता दें। पर मेरा यह कहने का कि इस इंटरप्रिटेशन की भी आवश्यकता नहीं है, उस युग के अनुसार इनको प्रतिष्ठापना के रूप में, स्थापना के रूप में और प्रतिज्ञा के रूप में बता दिया था। आज अगर इनको बताना है हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस के रूप में बता दिया, क्योंकि युग के मान से उन्होंने इसका इंटरप्रिटेशन किया है और हर एक चीज को युग के मान से ही बताया जाता है। अगर जैसे एप्लीकेशन ऑफ तंत्र युक्ति तो अभी काफी कुछ उन्होंने बता दिया, इसलिए मुझे नहीं लगता कि बताने की आवश्यकता है, लेकिन एक आध तंत्र युक्ति का एग्जांपल दे रखा है सैंपल के रूप में भी। स्मॉल सैंपल है और उसके बाद में है सैंपल डिटर्मिनेशन इज बेस्ड ऑन दिस, इसके आधार पे हम बता सकते हैं सैंपल और पॉपुलेशन के आधार पे, तो वो तो ठीक है। इसके आधार पे भी हम देख सकते हैं अतीतावेक्षण जस्ट रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है, फिर उसके बाद में इसको देख सकते हैं अलग अलग तंत्र युक्ति, अनागतावेक्षण तंत्र युक्ति अगर है तो प्रोस्पेक्टिव स्टडी के रूप में उसको ले सकते हैं, तो इसके रूप में देख सकते हैं। अब हायरार्की ऑफ रिसर्च प्रिंसिपल, ये मेन रिसर्च है। आयुर्वेद का जितना भी रिसर्च है या रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो बेस्ट है 3 सिद्धांतों के आधार पर, एक सर्वतंत्र सिद्धांत, एक प्रतितंत्र सिद्धांत और एक अधिकरण सिद्धांत।
ये 3 सिद्धांत जो हैं ये आयुर्वेदिक रिसर्च मेथोडोलॉजी को एक्सप्लेन करते हैं। और चौथा प्रिंसिपल जो बता रखा अभ्युपगम सिद्धांत, वो हैविंग नो एविडेंस सो टेकन एज हाइपोथेसिस, उसको हाइपोथेसिस के रूप में ले सकते हैं, लेकिन हैविंग मोर एविडेंसेस सो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, तो उसको हम सर्वतंत्र सिद्धांत के बोलते थे। और जो एविडेंस है लेकिन सम एविडेंसेस आर अवेलेबल, तो उसको नॉट एक्सेप्टेड यूनिवर्सली कह देते हैं, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया। और ये जो खास तौर से अभ्युपगम सिद्धांत आ गया, मैं बोल रहा हूं कि जितना भी रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो पूरी रिसर्च मेथोडोलॉजी अभ्युपगम सिद्धांत के अंतर्गत आ जाती है। और वहां पर उन्होंने कहा गया है अभ्युपगम सिद्धांत तो ये नाम सा यम अर्थम असिद्धम, जो चीज अभी तक टेस्ट करी नहीं आपने, अपरीक्षितम उसका एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ है, अनुपदिष्टम उसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन आपको मिलता ही नहीं है, अहेतुकम बहुत ज्यादा कॉजेटिव फैक्टर उसके जो हेतु हैं वो आपको मिल ही नहीं रहे। इन सब चीजों को निकालने के बाद में जब आप रिजल्ट स्टेब्लिश करेंगे, रिजल्ट उसका बताएंगे, वही पूरा प्रक्रिया जो है वो रिसर्च की है। और जब ये प्रक्रिया आपकी स्टेब्लिश हो जाएगी तो वो स्टेब्लिश प्रिंसिपल जो है या तो सर्वतंत्र सिद्धांत कहलाएगा या वो प्रतितंत्र सिद्धांत कहलाएगा, इन दोनों के अंतर्गत आएगा। और दोनों के अंतर्गत आ गया तो वो सिद्धांत के रूप में चला गया, माने एक प्रूव्ड हो गया, आपका जो भी आपने कहा वो प्रूव्ड टेस्ट के रूप में हो गया, सिग्निफिकेंट हो जो भी उसका रिजल्ट आएगा। तो आयुर्वेद के रिसर्च को अगर देखा जाए तो चारों सिद्धांत बता रखे। और मैं आपको कहना चाहूंगा अगर आप चक्रपाणी टीका देखें तो चक्रपाणी टीका में अभ्युपगम सिद्धांत की जो टीका बता रखी, वहां पर उन्होंने बताया परस्पर विरुद्धवादी भी, माने दो व्यक्ति अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, स्वयुक्ति व्यवस्थापन बलात् सिद्धांतत्वम ज्ञेयम्, माने एक ही प्रोजेक्ट अपने ने दो लोगों को दिया। एक बार एक प्रोजेक्ट किया था, वो प्रोजेक्ट जयपुर को, जामनगर को और बीएचयू को तीनों दिया था। और वो मेडिसिन जो है तीनों ने अपने अपने यहाँ अलग अलग बनाई थी, माने फार्मूला एक ही था, वो शायद गर्भिणी पांडु था और उसके लिए उन्होंने फार्मूला फिक्स कर दिया था इतनी क्वांटिटी में ये मेडिसिन लेना है, पर बनाना अपनी अपनी फार्मेसी में है। और तीनों के परिणाम अलग अलग आए। तो ये जो अभ्युपगम सिद्धांत है इसके आधार पर ही वो तीनों मेडिसिन का जो रिजल्ट आया उसको एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि यहां पर क्या कहा गया, परस्पर विरुद्धवादेपि, दोनों का जो एक्सप्लेनेशन था तीनों का वो अलग अलग था। स्वयुक्ति व्यवस्थापन बलात्, वहां उन्होंने रीजनिंग दिया था, कारण दिया था। तो अनुसंधान क्या है, कारण और कार्य है। आपने कारण बताया कि इस कारण से ये रिजल्ट मिला, तो अनुसंधान कार्य और कारण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, जितना भी रिसर्च सब कार्य कारण के अंतर्गत है। तो वहां पर किसी ने कहा, किसी में जो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। अब वहां पर अलग अलग रीजन जो आए थे, कुछ जगह गर्मी के मौसम में शुरू किया गया था तो परिणाम इतने अच्छे नहीं मिले, कुछ जगह सर्दी के मौसम में, खासतौर से हेमंत और शिशिर ऋतु में प्रारंभ किया गया। और हेमंत और शिशिर ऋतु में 4 महीने जो आते हैं, हेमंत ऋतु प्रारंभ होती है ये 15 नवंबर से 14 जनवरी तक, मैंने आज तक जो है हेमंत ऋतु थी। और 15 जनवरी से शुरू होगी शिशिर ऋतु जो 15 मार्च तक रहेगी। और इस काल को हम क्या कहते हैं, विसर्गे बलिना प्राय स्वभावादि गुरुक्षमा, आप कुछ भी खा लीजिए उसका डाइजेशन बराबर होगा। और डाइजेशन अगर सही हुआ तो धातु का निर्माण सही होगा, और रक्त जो है वो धातु के निर्माण के अंतर्गत आता है। तो जहां पर इस स्टडी को हेमंत और शिशिर ऋतु में किया गया था, क्योंकि शिशिर ऋतु के बारे में कहा गया हेमंत शिशिरो तुल्यो, हेमंत और शिशिर दोनों तुल्य ऋतु हैं। तो इन दोनों ऋतुओं में जहां पर किया गया था वहां परिणाम बहुत अच्छे मिले। और उसी स्टडी को जहां पर ग्रीष्म ऋतु में किया गया था और जहां पर वर्षा ऋतु में किया गया था, दोनों जगह परिणाम बहुत कम मिले। क्योंकि ग्रीष्म में अपन कहते हैं आदान काल और विसर्ग काल का, जब काल की परिभाषा हम बताते हैं आददाति पृथिव्याः सौम्यांश प्राणिनाम च बलम इति आदानम, जहां पृथ्वी का सौम्यांश प्राणी के बल को सूर्य खींच लेता है, तो हम जो औषधि देंगे उसका परिणाम भी ज्यादा कैसे मिल जाएगा। और जब विसर्ग काल प्रारंभ होगा तो विसृज्यति पृथिव्याः सौम्यांश प्राणिनाम च बलम इति विसर्ग, तो औषधि देते समय जो औषधि काल की संकल्पना की गई थी वो इसीलिए की गई थी। तो केवल हमको रिसर्च प्लानिंग अगर हमने कर दिया कि हम ऑब्जर्वेशनल स्टडी कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं, क्लिनिकल स्टडी ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन उनमें आयुर्वेद ने जो सिद्धांत बता रखे हैं अगर उन प्रिंसिपल को ध्यान में नहीं रखा गया तो आपका परिणाम सही नहीं आएगा। और आयुर्वेद कहता है कि एक ही मेडिसिन को अलग अलग परिणाम आए तो भी वो एक्सेप्टेबल है। क्यों? स्वयुक्ति व्यवस्थापन बोला, एक ने बोला कि हमने इस काल में किया, एक ने बोला हमने इस काल में किया। दूसरा जो है सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन का था। कल्टीवेशन को आप देखिए, जो अपने अलग अलग टाइप के सॉइल बता रखे हैं, उनके गुण बता रखे हैं। जो कल्टीवेशन अगर अश्वगंधा का, शतावरी का गुजरात में होगा, वो कल्टीवेशन अगर राजस्थान में हुआ, वही मेडिसिन का कल्टीवेशन अगर बनारस वाले में हुआ, गंगा का जो किनारा है, तो आप देखिए तीनों के गुणधर्म में परिवर्तन आ जाएगा।
तो उसके कारण परिणाम अलग होगा। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि अनुसंधान में चाहे एक ही वस्तु को, एक ही ड्रग को, तो इसको क्या बोलते हैं, रिवैलिडेट। जो अनुसंधान की परिभाषा दी थी उन्होंने बोला बिल्कुल एस्टेब्लिश कर रखा है कि इस औषधि का ये परिणाम है, लेकिन फिर भी हर समय हमको रिवैलिडेट करने की आवश्यकता है। और ये रिवैलिडेशन जो है, रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लीट जो उसका रिजल्ट है उसको वापस प्रतिस्थापित करना, वही तो रिसर्च का काम है। तो इसलिए रिसर्च तो हर समय होती ही रही है। बिना रिसर्च के किसी भी चीज को हम एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, पर वो तब पॉसिबल है कि जब हमें इन एविडेंसेस को, जो क्लासिकल टेक्स्ट बुक में हमारी चीजें बता रखी है, उनको सही रूप से पालन करें, उनका वर्णन करें। अब आप एक बात बता दो, कार्य कारणवाद की जहां बात आती है, कार्य कारणवाद से अतिरिक्त तो कोई आयुर्वेद में अनुसंधान का विषय नहीं बचता है। अब देखिए, जितने भी व्याधि के कारण हैं, अब देखिए कालार्थ कर्मणा योगो हीन मिथ्याति मार्ग सम्यक योगश्च विज्ञेय रोगारोग्य के कारण, मतलब रोग और आरोग्य दोनों का कारण ये है कालार्थ कर्मणो। अब आयुर्वेद में रोग और आरोग्य के अतिरिक्त क्या है? हमारा आयुर्वेद का अगर प्रयोजन देखा जाए, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण क्या हुआ, आरोग्य हो गया, और आतुर से विकार प्रशमनम क्या हो गया, रोग हो गया। तो कारण के रूप में रोगारोग्य के कारणम, तो कारण कार्य की बात करें तो कालार्थ कर्मणा योगो, इन तीनों को, काल अर्थ और कर्म के जो हीन मिथ्याति मात्रक बता रखा, इसको रोग और आरोग्य दोनों का कारण बता रखा। तो पूरा अनुसंधान इन तीन के अतिरिक्त तो हो ही नहीं सकता है। आप जो भी डिसीज के लिए कोई भी व्यक्ति को लेंगे, इवन यहाँ तक कि अभी कोरोना में आप लेते तो पेशेंट को वही पूछते हैं, बाहर गए थे, किसी के कांटेक्ट में आए थे, कि कोरोना को जब तक हम बाहर लेने नहीं जाएंगे वो घर के अंदर आ ही नहीं सकता है। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं ये कालार्थ कर्मणा योगो ही है। तो निदान को कारण मान लिया, और उस निदान के कारण जो धातु विषय में हुआ वो कार्य हो गया। तो पूरा ही अनुसंधान कार्य कारण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कॉज और इफेक्ट थ्योरी ही उसके अंतर्गत है। और इसलिए आयुर्वेद में तो बता रहेगा दोषा आए हुई सर्व रोगे के कारण। अगर हम बता दें कि ये तो संक्रामक रोग था, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात कर लीजिए, जो असंक्रामक रोग हैं, जो जैसे जो सुश्रुत ने बता दिया ना, प्रसंगादगात संस्पर्शात निश्वासात सहभोजनात सशय्यासन्नाचापि वस्त्र माल्यानुलेपनात, तो ये सब चीजें तो क्या है, संक्रामंती नरान नरम। लेकिन जो असंक्रामक रोग हैं, जिनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं, दोषा एव सर्व रोगाय का कारणम, तो वहां पर भी दोष ही सर्व रोगों का कारण है। तो कारण के रूप में दोष आ गए। दोष के अतिरिक्त और अनुसंधान में क्या करेंगे, चाहे वो आहार के रूप में देख लीजिए, निद्रा को देख लीजिए, किसी भी चीज को देखेंगे तो उसमें मेन कारण को अपन दिखाएंगे, तो वहां पर हम दोष को देखेंगे और उस दोष के आधार पर ही व्याधि की संकल्पना करेंगे। और इसी प्रकार से आचार्य सभी ने बता रखा है कि दोषा एव सर्वेषां रोगाणाम एक कारणम, यथा पक्षी परिपतन सर्वतः सर्वमप्यः छायाम न तजति, अपनी छाया को वो छोड़ नहीं सकता, यथा शकुनी जो उदाहरण दे रखा है। तो कारण के रूप में त्रिदोष को माना। उसी प्रकार से अगर अपन देखा जाए तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य तीन चीजें आयुर्वेद के मुख्य हैं। तो यहाँ पर भी बता रखा है यतश्च अहिताहार सेविनम स्रोतो दुष्टि कारणम, और आहारश्च विहारस्य यस्यात् दोष गुणे सम धातु विगुणो यश्च स्रोतसाम सप्रदूषिका। तो स्रोतो दुष्टि, हर एक व्याधि में कोई ना कोई स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट है, बिना स्रोतस के इन्वॉल्वमेंट के कोई व्याधि नहीं है। तो वहां पर भी हम कारण को ही देखते हैं कि इस आहार से, विहार से, इस दोष के समान आहार विहार का सेवन करने से, इस धातु के विगुण होने से इस स्रोतस में दुष्टि हुई, तो कारण को ही मुख्य माना। तो चाहे वो स्वस्थ रहने की बात हो, चाहे आतुर की बात हो, कहीं पर भी अगर देखा जाए तो कार्य कारण के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। और आयुर्वेद तो इन निदानों को अगर छोड़ दिया जाए तो पूर्व जन्म में किए गए कर्मों को भी कारण के रूप में मानता है। उससे अतिरिक्त तो और कौन से कारण को हम कवर कर सकते हैं? और आयुर्वेद ने कहा सर्वत्र कर्मेव कारणम, जीविते मरणे वा तथा व्याधो व्याधि अपगमे वा, मतलब जीवन में भी कर्म कारण है, अगर किसी की मृत्यु हो गई तो भी कर्म कारण है, व्याधि की उत्पत्ति हुई तो भी कर्म कारण है, और व्याधि का अगर शमन होता है तो भी कर्म कारण है। अब कई बार देखिए सेम मेडिसिन, सेम जैसे डायबिटीज का पेशेंट आया, अगर उसका अपने ब्लड शुगर लेवल देखा, चाहे HbA1c कर दिया, फास्टिंग कर दिया, पीपी कर लिया, और सेम वही मेडिसिन दूसरे व्यक्ति को दिया लेकिन उसको कोई परिणाम नहीं मिला, तो वहां पर कहीं ना कहीं कर्म कारण है। और व्याधि कर्म को कारण के रूप में आयुर्वेद स्वीकार करता है। तो इसलिए जितनी भी अपन व्याधियों की उत्पत्ति देख लें या उनकी चिकित्सा करना है, तो कारण और कार्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं आता है। जगत काल वशम सर्वम काला सर्वत्र कारणम के रूप में बता रखा है। तब एक बात और मैं कहना चाहूंगा, खास तौर से वो बात आती है कि वाई, दो तीन चीजों को हम खास तौर से अगर देखें तो ये जो रिसर्च किया जाता है, उस रिसर्च में अगर हम खास तौर से देख लें तो ये स्क्रीन शेयरिंग जो है ना, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो चुका है। अब बिना स्लाइड के थोड़ी सी देर बात कर लेते हैं, अभी तो समय है ना। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? जी सर, आवाज आ रही है।
अच्छा, थोड़ी देर बिना स्लाइड के बात करें, चलेगा ना? हाँ सर, बिल्कुल हाँ सर, सर, जी बिल्कुल। सर। तो अब बात आती है कि रिसर्च करना क्यों है। दो चीजें, व्हाई एंड हाउ, बस ये दो चीजें अगर हम आयुर्वेद में देख लें तो हमारी पूरी रिसर्च की बात कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें अगर देखा जाए तो आयुर्वेद में रिसर्च करने की आवश्यकता क्यों है, तो इस बात को अगर देखें तो ये बात बता रखी है खासतौर से विमान स्थान में। और विमान स्थान में जो जनपदोध्वंस अध्याय है उसके कोटेशन नंबर 25 और 26 में उन्होंने बताया, युगे युगे धर्मपादक क्रमेणानेन हीयते। तो युग और गुण पादश्च भूतानाम एवं लोक प्रलीयते। अगर इस कोटेशन का सही अर्थ हम समझ लें, जो वहां पर बता रखा है ना, संवत्सर शते पूर्ण याति संवत्सरक्षयम देहिनाम आयुष काले यत्र यन्मान मिष्यते, ये मान की बात करी। वाई रिसर्च, इसका पूरा आंसर ये है भाई, आयुर्वेद के जो प्रिंसिपल हैं अगर हम देखें, देखिए अगर बात की जाए तो अभी कोरोना पैंडेमिक शुरू हुआ था, और इस कोरोना के पैंडेमिक में अलग अलग लोगों ने अलग अलग रिसर्च प्रारंभ किया। किसी ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पे काम किया, किसी ने और अलग अलग मेडिसिन पे, हर कंट्री में अलग अलग चीजें उन्होंने ट्रायल किया। और ट्रायल करने के बाद में उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब ये चीजों को हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। आयुर्वेद ने कहा रीस्टेब्लिशमेंट की जहां बात आती है कि जो चीजें ऑलरेडी हमारे यहाँ गुणधर्म बता रखे, उनके भी गुणधर्म को हर युग में वेरीफाई करना जरूरी है, और वो वेरीफाई करना ही रिसर्च है। और उन्होंने बता रखा है, इसीलिए वहां पर जो क्वेश्चन बताया गया था कि युगे युगे धर्मपादक क्रमेणानेन हीयते। अब आप देख लीजिए, अगर आमवात का वर्णन देखो तो आमवात का वर्णन में महाप्रकाश ने बता रखा कि आमवात गजेंद्रस्य शरीर वनचारिणाम एकमेव नियंता अस्ति एरेंड स्नेह केसरी। अब किसी काल में मात्र एरेंड स्नेह से हम आमवात को ठीक कर सकते थे, लेकिन आज के युग में केवल आम बात को अगर ठीक करना है तो रोज आप कितना भी एरेंड स्नेह उसको पिला दीजिए या और भी कई मेडिसिन दे दीजिए, तो उसका कारण क्या है, माने एरेंड स्नेह के जो गुणधर्म है कुछ कम हुए हैं, परिवर्तित हुए हैं, या फिर जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के गुणधर्म चेंज हुए। मैं आपको बहुत ज्यादा पीछे ले जाना नहीं चाहता। अगर आप राजस्थान इकाई ने चूंकि कार्यक्रम किया, राजस्थान में एक जगह चित्तौड़, और चित्तौड़ का जो किला है, उस चित्तौड़ के किले में महाराणा प्रताप के उनका खड़ग, भाल, उनका कवच, कुंड जो वो पहनते थे युद्ध लड़ते समय, तलवार सब रखी हुई है। और उसका वेट अगर देखा जाए तो 80 किलो का तो उनका केवल वो ही था जो कहना चाहिए कि वो सिर पे लगा करके और पहनते थे, और उनके टोटल उनको देख लिया जाए तो 150-200 किलो से अधिक था। आज 4 आदमी उसको केवल उठा नहीं सकते हैं, मतलब उनकी तलवार में इतनी ताकत थी कि व्यक्ति को घोड़े के साथ में वो काट देती थी। तो वैसे जो उनके आयुध थे उनको आज 4 आदमी उठा नहीं सकते हैं। वो घोड़े पे बैठ करके एक हाथ से घोड़े की लगाम पकड़ करके और वो उसको संभाल लेते थे। यानी ये तो अभी थोड़े समय पहले की बात है। तो ये प्रिंसिपल बिल्कुल सही है कि युगे युगे धर्मपादक क्रमेणानेन हीयते, माने औषधियों के गुण धर्म भी कम हुए हैं और व्यक्तियों की जो शक्ति थी वो भी कम हुई। आप शक्ति को छोड़ दीजिए, अगर हम आयु को देखा जाए तो ये जो नीचे वाली लाइन में उन्होंने बताई थी ना कि संवत्सर शते पूर्णे याति संवत्सरक्षयम, भले संवत्सर 100 संवत्सर, अब यहाँ 100 संवत्सर का मतलब 100 साल नहीं है, जो उस काल की पूरी आयु मर्यादा बता रखी। जैसे ये बता रखा ना कलयुग, एक एक युग बता रखा, सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है और कलयुग है। तो कलयुग का जो पूरा प्रमाण बता रखा है उसका एक अंश कंप्लीट होने पर 1 वर्ष कम होगा। 100 वर्ष बने 100 ईयर्स, ये नहीं कि 100 साल का व्यक्ति हो गया उसके बाद में 1 साल कम हो गया तो अब तक तो 10 साल की उम्र भी नहीं बचती। जो अपने यहाँ कहा गया ना, वर्ष शतम खलु आयुष प्रमाणम अस्मिन काले, 100 साल का आयुष का प्रमाण अपने यहाँ बता रखा है। तो वो उन्होंने जो बता रखा है कि 100वां अंश कंप्लीट होने पर 1 वर्ष कम होता है। तो जहां पर 400 साल आयु थी आज 70 या 80 साल है। इवन यहां तक कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको हमने 100 से अधिक साल तक जीते हुए देखा है, उनको हमने स्वयं ने देखा। अपने यहाँ जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं इनमें से कई लोगों ने देखा कि उनके परिवार के कई सदस्य ऐसे होंगे जो 95 साल, 100 साल, 90 साल तक जिए। और आज जो आयु कितनी है, बोले 75-80 ईयर्स तो बहुत हो गया। 65 ईयर्स 70 ईयर्स तक जाते जाते तो व्यक्ति चल बसता है। तो ये जो युग के अनुसार एक एक अंश कम हो रहा है, ये केवल व्यक्तियों की आयु का नहीं है, ये औषधि के गुणधर्म का ही है। और ये आयुर्वेद में अनुसंधान करने का मेन प्रिंसिपल है कि जो भी कुछ बता रखा है, चाहे वो च्यवनप्राश बता रखा, च्यवनप्राश की फलश्रुति ने बता दिया, मेधा स्मृति कांति मनाम यत्तम आयु प्रकर्षम बलमिंद्रियाणाम स्त्रीषु प्रहर्षम परमग्निवृद्धि वर्ण प्रसाद पवनोनुलोम्य रसायनस्यास्य नर प्रयोगात लभेत जीर्णे कुटी प्रवेशात। ये कुटी प्रावेशिक विधि से औषधि सेवन करने के परिणाम बताए। और वहीं उन्होंने बता दिया श्वासकाश हर्षे व विशेषण उपदीक्षते, तो वो परिणाम अलग बताए। तो अनुसंधान करने की आवश्यकता है कि एक ही औषधि
अलग अलग प्रकार से दी जाए तो उसके परिणाम चेंज हो जाते हैं। तो जब औषधि कई साल तक, कई काल उसमें बीत जाए, उसमें सोइल कंटामिनेशन, कई प्रकार की फैक्ट्रियां उसके आसपास हो, पानी में किसी कई प्रकार का जो है वो कंटामिनेशन हो गया हो, तो उसके द्वारा जो औषधि उत्पन्न हो रही है उसके गुण धर्म तो चेंज होंगे ही। तो आयुर्वेद कहता है कि चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, वाग्भट संहिता में, जितने भी संहिता ग्रंथ हैं उनमें जो भी कुछ कहा गया है उसको हर बार आप वैलिडेट करिए। और इसीलिए कहा गया है कि संत परीक्षा नेतरत भजनते, परीक्षा करने के बाद ही उसको एस्टेब्लिश करना है। और यही बात डॉक्टर रितेश जी ने कही थी बड़े अच्छे से प्रमाण के विषय में। और प्रमाण का जहां पूरा वर्णन कर दिया, जहां चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 11 में प्रमाण का वर्णन उन्होंने शुरू किया, तो उससे पहले उन्होंने बोला द्विविधमेव खलु सर्वम सच्चा सच, बोले दो ही प्रकार का है सच और असच। तस्य चतुर्विधा परीक्षा, उसकी 4 प्रकार से परीक्षा है। और उस 4 प्रकार की परीक्षा में क्या है, तो वहां पर उन्होंने बता दिया प्रत्यक्षम, अनुमानम, युक्ति, आत्मोपदेश, चारों चीजों को बता दिया। तो उन्होंने प्रमाण के द्वारा परीक्षा बताई, और चारों प्रमाणों का जब सूत्र स्थान 30 अध्याय में वर्णन कर दिया, उस वर्णन के बाद उन्होंने बता दिया एषा परीक्षा नास्त्वन्या यया सर्वम परीक्षते, बोले इसके अतिरिक्त और कोई परीक्षा ही नहीं जिसके द्वारा हम सब कुछ देखते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि चाहे आचार्य चरक ने कुछ भी कहा हो, सुश्रुत ने जो भी कहा हो, वो जितने भी द्रव्य हैं उन सबको आज वैलिडेट करने की जरूरत है, और उनके परिणाम को आज पुनः बताने की आवश्यकता है। न कि आचार्य चरक ने जो उस समय बता दिया था। अब जैसे आप रसायन वर्णन देखिए, तो रसायन में जो बता रखे इंद्रोक्त रसायन है, वहां पर अलग अलग रसायन बता रखे, और उन रसायन का सेवन करने के बाद उसका परिणाम के रूप में उन्होंने बता रखा कि 7 योजन तक आप देख सकते हैं। अब उस समय उनका परिणाम वो होगा। आज उस रसायन का सेवन करके आप जो भी स्टडी का डिजाइन करें, और उसके बाद में रीस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है कि अब इस रसायन का परिणाम यह है कि इतने दूर तक व्यक्ति देखने में समर्थ हो सकते हैं। उसकी विजन कैपेसिटी जो है वो तो इंप्रूव होगी सही, पर लेकिन कितना इंप्रूवमेंट होना है, कितने योजन तक वो देख सकता है। आचार्य चरक के काल में 100 योजन देख सकता होगा, आज जो है वो अगर 6x6 की अगर उसकी कैपेसिटी है तो भी आप कह सकते हैं कि इसका परिणाम बहुत अच्छा है। तो ये जो भी चीजें आयुर्वेद में अनुसंधान की आवश्यकता क्यों है, तो वही मेन प्रिंसिपल है कि युगे युगे धर्मपाद। तो वो जो हर एक औषधियों का परिणाम चेंज हुआ है, उस परिणाम को एस्टेब्लिश करके हर रिसर्च के द्वारा, इसलिए रिसर्च करने की आवश्यकता आयुर्वेद में। अन्यथा आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं, मॉडर्न के सिद्धांत और आयुर्वेद के सिद्धांत में 2 मुख्य अंतर है। आप देखिए, जब कोरोना का ट्रीटमेंट शुरू किया जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, सबसे पहले मेडिसिन के रूप में उसका उपयोग किया गया। फिर थोड़े दिन के बाद में WHO ने कहा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है वो कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए सेफ नहीं है, माने उसके कई साइड इफेक्ट हैं। माने मॉडर्न मेडिसिन में जो प्रिंसिपल्स हैं एक बार एस्टेब्लिश किए और उसके बाद में वो चेंज हो जाते हैं। कई मेडिसिन को देख लीजिए, अगर अलग अलग जो ये आए थे इंजेक्शन वगैरह हैं, अलग अलग मेडिसिन से जो कई कंट्री लॉन्च करती है, उसके बाद में वही बैन कर देती है। तो पेनिसिलिन का इंजेक्शन बिल्कुल बहुत अच्छा वो किया गया, उसके बाद में बैन कर दिया। कई प्रकार की स्टेरॉइड मेडिसिन है जो उन्होंने लॉन्च करी, एस्टेब्लिश करी, रिसर्च के द्वारा बताया कि इसका परिणाम तो इसमें बहुत अच्छा है, और उसके बाद में उन्हें उसको बैन कर दी। ये दोनों के प्रिंसिपल में अंतर है। मतलब देखिए, मॉडर्न के प्रिंसिपल ऐसे हैं कि जो एक बार एस्टेब्लिश होने के बाद में रिजेक्ट हो जाते हैं। आयुर्वेद के प्रिंसिपल जो हैं वो एक बार एस्टेब्लिश कर दिए तो वो रिजेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन उनके गुणधर्म को परीक्षण करने के लिए अनुसंधान की आवश्यकता तो उनके लिए भी है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि हमने कह दिया कि स्वयं आयुर्वेद शाश्वत निर्दिष्ट, आयुर्वेद तो शाश्वत है और इस शाश्वत आयुर्वेद में और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। इसमें भी सब कुछ करने की आवश्यकता है, रिवैलिडेट करने की आवश्यकता है, रीएस्टेब्लिशमेंट की आवश्यकता है, फैक्ट को वापस देखने की जरूरत है, उनको वापस रीटेस्ट करने की जरूरत है। और उस टेस्ट के आधार पर, टेस्ट कौन सा करना है वो उन्होंने जब चरक ने बताया था तो उनके काल में बताया था। आज जो आधुनिक काल की वो है, उस पैरामीटर पर आपको उसको परीक्षित करके फिर एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, उसको एविडेंस के साथ में बताना पड़ेगा, तब जाके हर एक व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो खास तौर से इन सभी चीजों को जो आयुर्वेद में बता रखी है, और देखिए कैसे रिसर्च करना, उसके लिए तो आयुर्वेद ने अलग अलग टूल्स बताए ही हैं, चाहे वो परीक्षा भाव हो, दशवत परीक्षा विषय हो, लेकिन मुख्य रूप से जो बात बता रखी, जो ऐशा परीक्षा नास्त्वन्यास या सर्वम परीक्षते, माने
जो प्रमाण बता रखे, परीक्षण सदसत चैव, सत और असत का ज्ञान करना, किसके द्वारा? चारों प्रमाण के द्वारा। और उनकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि आयुर्वेद में सभी जगह प्रमाण को बता ही रखा, किस प्रकार से विमान स्थान में जो वर्णन कर रखा है उस वर्णन को बता रखा, और उन्हीं चीजों को अपन जो है सब्जेक्टिव पैरामीटर के रूप में एक्सेप्ट भी करते हैं, उस चीज को बता रखा। अब बात आती है खास तौर से कि ये जो रिसर्च करते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं रिसर्च गैप की आवश्यकता होती है। अब जो कोरोना के ऊपर ये जो कोरोना पेंडेमिक रहा, इसमें अलग अलग रिसर्च की गई, तो इसका कारण क्या था? कोरोना चाइना से प्रारंभ हुआ, हर एक कंट्री में आने लग गया, तो हर एक अलग अलग रिसर्च कमेटियां बनी, कहीं अलग अलग प्रोटोकॉल बनाए गए। मैंने किसी टाइप की कोई डिफिकल्टी आती तब उसका हल निकालने के लिए हम प्रयास करते हैं। अब आयुर्वेद ने भी वही किया था। आयुर्वेद में भी अगर देखा जाए तो यही प्रक्रिया उन्होंने भी अपनाई थी। आज अलग अलग कंट्री ने अलग अलग मेडिसिन के ऊपर ट्रायल किए, क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद में, या वैक्सीन को ही देख लीजिए, कई जगह वैक्सीन अभी बन रहे हैं। अभी तो ये 2 वैक्सीन जो है बायोटेक वाला और जो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे वाला, ये 2 अभी शुरू हो रहे हैं। तो इनने भी काफी ट्रायल किया। और ट्रायल क्यों किया? क्योंकि कोरोना यहाँ पर आया था। अब आयुर्वेद में अगर देखा जाए तो हम स्वयं देख सकते हैं कि जहां पर आचार्य चरक ने सूत्रस्थान अध्याय 1 में कोटेशन नंबर 16 में उन्होंने बोला, प्रादुर्भूतो मनुष्याणाम अंतरायो महानयम कह सात तेषाम समोपाय इत्युक्त्वा ध्यानमस्थिता। अब देखिए, जब वहां पर मनुष्यों में प्रादुर्भूतो मनुष्याणाम, अंतरायो, अंतराय मतलब शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग प्रारंभ हुए, या फिर आप देखिए कि सूत्रस्थान अध्याय 1 का 6 नंबर का, 6 नंबर का और 7 नंबर का कोटेशन आप देखें तो वहां पर उन्होंने कहा, विघ्न भूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरी नाम तपोपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषा। भाई उस समय लोग तप करते थे, उपवास करते थे, अध्ययन, ब्रह्मचर्य, व्रत आदि उनका काम था। तो उस काम में विघ्न भूता यदा रोगा, विघ्नभूत रोग जब प्रारंभ हो गए तब उन्होंने कहा कि अब कुछ ना कुछ तो इनका उपाय निकालना पड़ेगा। तब उन्होंने बोला, तदा भूतेषु अनुक्रोशम पुरस्कृत्य महर्षय समेता पुण्य कर्माणा पार्श्वे हिमवतश्वे, हिमालय के पार्श्व में सब इकट्ठे हो गए। तो आज का जो रिसर्च है, हिमालय के पार्श्व में इकट्ठा होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो अलग अलग हर एक व्यक्तियों ने अलग अलग रिसर्च प्रोजेक्ट लिए और उन रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना प्रारंभ किया, वो क्या? समेता पुण्य कर्माणा पार्श्वे हिमवतश्वे, वही प्रक्रिया तो आज भी अपनाई जा रही है। जब कोई व्याधि, इस प्रकार के संक्रामक रोग आ जाते हैं तो उनसे बचने के उपाय करते हैं। तो यूं तो देखिए, ब्रह्मा ने जब सुश्रुत संहिता को अगर देखा जाए तो वहां पर उन्होंने रिसर्च की बात करी। उन्होंने कहा, अनुत्पाद्यव प्रजा श्लोक शतसहस्त्रम अध्याय सहस्त्रम च कृतवान स्वयंभू। उनको पता था कि कई प्रकार की व्याधि हो सकती है, तो उन्होंने ब्रह्म संहिता की रचना कर दी। लेकिन उसमें जो चीजें नहीं बता रखी थी, तो यहां पर उन्होंने बताया कि तपोपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषम। तो यहां पर विघ्न भूता यदा रोगा जब उत्पन्न हुए तो सब लोग इकट्ठे और उसका उपाय ढूंढने लगे। तो वहां पर उपाय किस रूप से ढूंढना, उन्होंने संभाषा परिषद करी और परिणाम को देख लिया। आज हमने उपाय किस प्रकार से देखा, अलग अलग हमने रिसर्च प्रोजेक्ट बनाए, रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट किए, और रिसर्च प्रोजेक्ट का परिणाम आने के बाद में अगर वो उनका परिणाम आया तो उसको एविडेंस बेस्ड मान करके उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। इवन यहां तक कि कुछ प्रोटोकॉल्स जो स्वास्थ्य मंत्री जी ने, हर्षवर्धन जी ने दिए थे, बहुत सारे प्रोटोकॉल तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में कई पेशेंट, जैसे कि डायबिटीज वाला पेशेंट आया कोविड के साथ में, कोविड पॉजिटिव, तो उसको जो मेडिसिन दी गई उसको प्रोटोकॉल के रूप में डिक्लेयर कर दिया कि इसका परिणाम अच्छा है। उसी प्रकार से अगर प्रेग्नेंट लेडी है, कोई छोटा सा बच्चा है, वो कोविड पॉजिटिव के रूप में आया, तो यहाँ पर जो मेडिसिन दी गई अगर 20-25 पेशेंट को, 30 पेशेंट को दी और उसका परिणाम अच्छा आया तो उसको प्रोटोकॉल के रूप में ले लिया। तो आज के युग में इन चीजों को एस्टेब्लिश करने की जो मेथड है उसको आज के मान से करना पड़ेगा। लेकिन जो क्लासिकल टाइम था, जो एंशिएंट पीरियड था, जो ऋषि महर्षियों का, मंत्रदृष्टा ऋषियों का पीरियड था, उन्होंने भी इसी मेथड को अपनाया था और उन्होंने उस मेथड को ध्यान में रख करके ही इसको एस्टेब्लिश किया था, जिसको कोई आज भी रॉन्ग मेथड के रूप में नहीं कह सकता है कि वो मेथड जो है वो सही नहीं है। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो देखिए, आजकल अलग अलग मेथड है रिसर्च में। अब रिसर्च पेपर करते हैं तो रिसर्च पेपर में हम कीवर्ड्स लिखते हैं, मतलब जरा सा संक्षेप में किसी चीज को बता दिया। तो ये सब मेथड क्लासिकल टेक्स्ट में भी थी। अगर आप देखिए, पूरी सुश्रुत संहिता को कीवर्ड में कहा जाए तो सूत्रस्थान अध्याय 1 में कोटेशन नंबर 38 और 39 में उन्होंने बोला, एवं एतत् पुरुषो व्याधि औषध क्रिया काल इति चतुष्टयम समासेन व्याख्यातम्। ये रिसर्च का सबसे बड़ा एग्जांपल है कि रिसर्च पेपर बनाते समय आपको कीवर्ड बताना पड़ता है, और अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए कि जिसमें 186 चैप्टर हो, उसको कीवर्ड में 4 शब्दों में बता दीजिए, तो आचार्य सुश्रुत ने बोल दिया कि पूरी सुश्रुत संहिता में 4 चीजें, पुरुष है, व्याधि, औषध और क्रियाकाल, इन 4 चीजों का वर्णन है।
और 39 नंबर के क्वेश्चन में उन्होंने कह दिया बीजम चिकित्सितस्य मेतत् समासेन प्रकीर्तितम सविंश अध्याय शतमस्य व्याख्या भविष्यति। बोले ये चिकित्सा का बीज है और पुरुष व्याधि औषध और क्रियाकाल और संपूर्ण सुश्रुत संहिता में केवल इन 4 चीजों का वर्णन किया जाएगा। इसी बात को अगर चरक संहिता में देखें तो आचार्य चरक ने सूत्र स्थान अध्याय 1 के क्वेश्चन नंबर 24 में बोला हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबधेयम पितामह। ये बात आचार्य चरक की हो गई। और सेम आचार्य वाग्भट ने या तो चरक का अनुसरण किया या सुश्रुत का किया। तो आचार्य वाग्भट ने कहा हेतुलिंग औषध स्कंद त्रय मात्र निबंधनम। बोले मैं पूरे ग्रंथ में इन 3 चीजों का ही वर्णन करूंगा। और आचार्य चक्रपाणी ने तो जब इसकी टीका लिखी आचार्य चरक के कोटेशन की, तब उन्होंने वहां पर एक बात कही कि यावच्च आयुर्वेद वाच्यम। बोले पूरे आयुर्वेद में जो भी कुछ कहा जाएगा तावत सर्वम हेत्वाद्य अंतर्भूतम। बोले वो सब कुछ का ग्रहण किसमें हो जाता है? बोले हेतु लिंग और औषध के अंतर्गत आ जाता है। अब बोलिए इतना अच्छा बेस्ट रिसर्च कि 3 कीवर्ड में सब कुछ आ जाए, पूरा ग्रंथ उसके अंदर बता दिया जाए, तो ऐसा केपन और आप पूरा देख लीजिए, चाहे किसी भी स्थान में सूत्र स्थान निदान विमान शारीर इंद्रिय कल्प सिद्धि कोई भी स्थान हो, उसमें कुछ भी बात कही गई वो हेतुलिंग और औषध के अतिरिक्त नहीं हो सकती। तो इतना अच्छे से तो व्यक्ति तभी कह सकता है जब उसको रिसर्च का बहुत अच्छा ज्ञान हो, जिसके नॉलेज को कभी कोई चैलेंज नहीं कर सकता हो, तभी वो व्यक्ति कह सकता है। और उस पद्धति को उन्होंने बताया कि इसके लिए मैंने कौन सी मेथड का यूज किया, और वो मेथड उन्होंने चरक संहिता सिद्धि स्थान के लास्ट में बताई। और उन्होंने बताया कृत्वा बहुभ्यस तंत्रेभ्य विशेषोंच शिलोच्चय, और शील और उंच वृत्ति के द्वारा मैंने इन सब का ग्रहण किया। और उसी बात को अगर वाग्भट में देखें तो उन्होंने बोला विश्व व्याधि औषधि ज्ञानम सारा तो ऐसा समुचिता। बोले जहां पर भी जो भी कुछ उपलब्ध था उन सब चीजों का एक जगह मैंने ग्रहण किया है, शिलोंच वृत्ति जो आचार्य चरक ने बताई थी। इसी चीज को आचार्य सुश्रुत के मान से अगर देखें तो आचार्य सुश्रुत ने बोला एकम शास्त्रम अधियानो न विद्या शास्त्र निश्चय तस्मात् बहुश्रुतम शास्त्रम विजानीया चिकित्सा। तो उन्होंने बोला कि सभी ज्ञान को ध्यान में रखते हुए अगर हम ग्रंथ का निर्माण, उसको बोलते हैं अप टू डेट नॉलेज, अगर अनुसंधान करते हैं तो उस अनुसंधान में हमको पूरा ही प्रीवियस रिसर्च वर्क भी देखना पड़ता है, और आज अभी तक जो भी काम हुआ उसको देखने के बाद में न्यू फैक्ट आपने न्यू क्या जोड़ा। अगर सेम चीज उन्होंने भी करी थी कि चित्रकादि वटी का आपने अग्नि के ऊपर देखा प्रभाव, और यही काम एक दूसरे व्यक्ति ने कर रखा और वही पैरामीटर आपने लिए, आप चित्रकादि वटी ले सकते हैं, लेकिन कुछ न्यू पैरामीटर के आधार पर आपने अगर स्टेब्लिश किया कि ये उन्होंने नहीं किया था तो आपका रिसर्च के अंतर्गत है। तो यहां पर आचार्य चरक सुश्रुत आदि ने जो बताया कि ये इस प्रकार से इस सिद्धांत को ध्यान में रख करके उन्होंने इसका वो वर्णन किया। अब देखते हैं अपन प्रीवियस रिसर्च वर्क को, कि हम रिसर्च में देखते हैं कि आज तक इसके ऊपर कौन कौन से वर्क हुए हैं, उनको ध्यान में रखने के बाद में हम आगे का काम करते हैं कि कहीं वो रिपीटेशन तो नहीं आ रहा है। आप देखिए पहले भी यही चीजें की जाती थी। अब चरक संहिता की चक्रपाणी टीका का फर्स्ट नंबर का कोटेशन निकालिए, उस कोटेशन की चक्रपाणी टीका अगर देखेंगे पहले वाले की, तो आपको ये जो प्रीवियस रिसर्च वर्क का कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा। वहां पर बताया ब्रह्म प्रभृति भी प्रणीत आयुर्वेद तंत्रेषु अति विस्तरत्वेन संप्रति वर्तमान अल्प आयुर्मेदसाम पुरुषाणाम न सम्यक अर्थाधिगम। देखिए उन्होंने कहा कि ब्रह्म प्रभृति प्रणीत आयुर्वेद तंत्रेषु, बोले ब्रह्मा आदि, ब्रह्मा है, प्रजापति है और सूर्य है, अलग अलग जिनके जो ग्रंथ थे उन ग्रंथों के होते हुए भी, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा विस्तृत हैं और वर्तमान में अल्प आयु और अल्प मेधा के कारण अगर कोई व्यक्ति इनको पढ़ना चाहेगा तो न सम्यक अर्थाधिगम, बोले सही अर्थ ही नहीं समझ पाएगा, और जब अर्थ सही नहीं समझ पाएगा तद अनधिगमाच्य, उसका सही अर्थ अगर समझ में नहीं आया तो तद विहितान अर्थान अनुष्ठान है, बोले उसमें बताए गए अर्थों का वो प्रयोग नहीं कर पाएगा। तो तथैव उपप्लो रुजाम इति मनवाना, तो ये जो विघ्न भूत रोग उत्पन्न हो रहे हैं वो वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। तो आचार्य अग्निवेश ने जे ग्रंथ अग्निवेश तंत्र करना प्रारंभ क्यों किया, तो उन्होंने बोला कि ब्रह्मा आदि के द्वारा प्रणीत तंत्र थे, लेकिन वो बहुत विस्तृत थे और अल्प आयुर्मेधा वाला व्यक्ति उसको नहीं कर सकता है। तो ये क्या प्रीवियस रिसर्च वर्क है कि आज से पहले इसके ऊपर किसने क्या काम किया और उसके होते हुए भी वो पुनः क्यों प्रारंभ कर रहे हैं। तब उन्होंने फिर कहा परम कारुणिको अत्र भगवान अग्निवेशो अल्प आयुर्मेधसाम अपि सुखोपलम्बनार्थम नादि संक्षेप विस्तरम काय चिकित्सा प्रधान तंत्रम प्रणेतुम आरब्धवान। हेलो सर, बस 10 मिनट, ओके।
तो यहां पर उन्होंने बताया कि इसलिए उस तंत्र को उन्होंने बनाना प्रारंभ किया। तो चाहते तो वो डायरेक्ट तंत्र प्रारंभ कर देते, इसको बताने की आवश्यकता नहीं थी। आप एक और मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा प्रीवियस रिसर्च वर्कों को बताने के लिए। आप केवल इसमें नहीं, चिकित्सा की जहां बात करें, 3 प्रकार की चिकित्सा बता रखी अपने यहाँ, बता रहे आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक चिकित्सा। उसी चिकित्सा को अगर देखें तो एक कोटेशन में वहां पर बता रखा कि चिकित्सा जो सांख्य दर्शन में भी अलग अलग चिकित्सा बता रखी, उन्होंने मोक्ष के लिए चिकित्सा बता रखी, उन्होंने आत्यंतिक निवृत्ति बताई, एकांतिक निवृत्ति बताई। आत्यंतिक निवृत्ति उसको बोलते हैं कि उसके बाद में कभी उत्पन्न नहीं होगा, और एकांतिक निवृत्ति जो व्याधि उत्पन्न हुई उसको ठीक होना है, बिल्कुल 100% उसको ठीक करने की गारंटी वो एकांतिक निवृत्ति है। और आत्यंतिक निवृत्ति बोलते हैं आज के बाद में ये व्याधि वापस नहीं होगी, आत्यंतिक निवृत्ति मतलब त्रिकालिक निवृत्ति। आप देखिए आयुर्वेद में यही कॉन्सेप्ट को बता रखा, उन्होंने बोला शमन चिकित्सा के द्वारा दोषा कदाचित कुप्तंति जीता लंघन पाचने, ये लंघन और पाचन क्या शमन चिकित्सा हो गई। ये तो संशोधन सिद्धा न तेषां पुनरुद्भवम्, लेकिन संशोधन के द्वारा करेंगे तो उसका कुछ दीर्घ काल के लिए परिणाम मिलेगा। तो ये तो हो गई एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति। लेकिन 3 प्रकार की चिकित्सा उन्होंने बताई, बोले पूरे संसार में केवल 3 चिकित्सा पद्धतियां हैं। कौन सी? एक तो दृष्ट चिकित्सा, एक आनुश्राविक चिकित्सा, और तीसरी चिकित्सा है व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ की चिकित्सा। उन्होंने बोला दृष्ट चिकित्सा है वो भी दोष से युक्त है, आनुश्राविक चिकित्सा है वो भी दोष से युक्त है, इसलिए मैं तीसरी प्रकार की चिकित्सा बता रहा हूं, और वो है व्यक्त और अव्यक्त और ज्ञ की चिकित्सा। यानी देखिए उन्होंने पूरा प्रीवियस रिसर्च वर्क किया, पूरा होमवर्क किया। उन्होंने बोला कि आज समाज में ये 2 चिकित्सा पद्धतियां उपलब्ध है, लेकिन इन दोनों में ये दोष है। और उन्होंने दोष भी बताया कि दोनों में क्या दोष है। उन्होंने बताया कि दृष्टवद आनुश्राविक, बोले जो दृष्ट चिकित्सा है उसमें जो दोष है वो कभी आनुश्राविक चिकित्सा में बोले क्या है, स अविशुद्धि क्षयातिशय युक्त। बोले हम कहते हैं अविशुद्धि का मतलब क्षय अतिशय का मतलब है जिसने सही पालन किया सही परिणाम मिलेगा। अपने यहाँ जो बता रखा ना वमन विरेचन के अंतर्गत एक काल, द्विकाल, त्रिकाल, या फिर जो बताया पेया विलेपिम कृतम अकृतम च यूषम रसम द्वि त्रि रथे कसस्य, किसी को एक अन्न काल तक अपन शोधन कर वो पेया आदि का प्रयोग करवाते हैं, किसी को 2 अन्न काल तक, किसी को 3 अन्न काल तक। क्यों करते हैं? अगर सही दोषों का निरहरण नहीं हुआ, अगर सही दोषों का निरहरण हो, जैसे वमन विरेचन के जो वहां पर बता रहे सम्यक के लक्षण के स्रोतो विशुद्धि इंद्रिय संप्रसादो लघुत्तम ऊर्जोग्नि मनामयत्तम, इंद्रिय संप्रसादो जो बता रखे वहां पर, तो उन चीजों प्राप्तिश्च विडवित्त गफानिलानाम सम्यक विरक्तस्य भवेत् क्रमेण, या फिर जो वमन में बता रखा है क्रमादक पित्त मधानिलस्य यस्येत सम्यक वमिता स इष्ट हृत पार्श्व मूर्धेन्द्रिय मार्ग शुद्धो तथा लघुत्वे पिच लक्ष्यमाणम। ये अगर सही रूप से नहीं मिले, माने आप जो संसर्जन क्रम कराएंगे वो क्या कराएंगे, एक अन्न काल तक कराएंगे या 2 अन्न काल तक कराएंगे, मीन्स उसका प्रॉपर परिणाम नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि ये जो चिकित्सा है ये क्षय और अतिशय से युक्त है। किसी परफेक्ट पर्सन ने करवाया परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा, उसी पंचकर्म को एक बहुत ज्यादा ट्रेंड व्यक्ति नहीं कराएगा तो उसका परिणाम अलग मिलेगा। अगर भस्म बनाई गई, बेस्ट भस्म बनाई तो उसका परिणाम मिलेगा, अगर सही नहीं बनाई तो उसके कई साइड इफेक्ट मिलेंगे। तो बोले ये कहलाती है दृष्ट चिकित्सा जो हम चिकित्सा के रूप में करते हैं। दूसरी उन्होंने बताया अनुश्राविक चिकित्सा। अनुश्राविक चिकित्सा किसको कहते हैं? बोले अनुश्राविक चिकित्सा वो है जो मंत्र आदि के द्वारा की जाती है और उसमें भी उच्चारण आदि के द्वारा उसका परिणाम चेंज हो जाता है। अब बोलते हैं ना चिंता चिता समाप्रोक्ता, चिंता और चिता में अंतर कितना, एक बिंदी केवल अलग हटा दी, एक चिंता और एक चिता है। तो उन्होंने बोला प्रोनाउंसिएशन से उनका परिणाम चेंज हो जाता है। और ये साइंटिफिकली प्रूव है कि ऋग्वेद में जो औषध सूक्त बता रखा है, औषध सूक्त का पाठ करने के बाद में औषधि का ग्रहण करिए और मेडिसिन बनाइए, और विदाउट औषध सूक्त के पाठ के बिना मेडिसिन ग्रहण करके औषधि बना दीजिए, और सेम आप 1-2 अलग अलग ग्रुप बना लीजिए, उसका परिणाम देख लीजिए। ये आप अगर चाहेंगे तो आपको नेट पे भी मिल जाएगा इस प्रकार का रिसर्च पेपर। तो यहां पर देखें, कहने का अभिप्राय है कि उन्होंने बोला कि देखो दृष्ट चिकित्सा थी उसमें दोष था, अनुश्राविक चिकित्सा थी उसमें दोष था, ये 2 ही चिकित्सा पद्धतियां उपलब्ध थी, इसलिए हमने तीसरी चिकित्सा पद्धति के लिए काम किया। और वो सांख्य दर्शन ने क्या बताया, बोले व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ का ज्ञान करना, मैंने 25 तत्वों का ज्ञान करना। तो ये प्रीवियस रिसर्च वर्क उन्होंने पूरा बताया कि अभी तक ये चीजें अवेलेबल है। तो अभी हम कहते हैं कि आज से 5000 साल पहले या 3000 साल पहले या चरक के काल में, सुश्रुत के काल में जो चीजें बता रखी थी उनका 0.1% भी अभी तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। उनमें इतनी रिसर्च मेथोलॉजी भरी हुई है कि उस रिसर्च मेथोलॉजी तक अगर हम पहुंच पाए तो हम समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। लेकिन कहने का अभिप्राय यही है कि आज के मान से
अगर आप कहोगे नहीं आचार्य चरक ने कह दिया था कि ये लक्षण लेके व्यक्ति आया, श्वास के लक्षण बता दिए या राजक्षमा में बता दिए या जिसमें भी जो लक्षण बता दिए वो लक्षण लेके आया और हमने उसको मेडिसिन दी और वो ठीक हो गया, तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज आपको बिफोर ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट, जो भी आपके इन्वेस्टिगेशन से उन एविडेंस के साथ में आपके वर्क को प्रेजेंट करना पड़ेगा, तब जाके एक्सेप्ट किया जाएगा। तो आयुर्वेद में कहीं एविडेंसेस की कमी नहीं है, लेकिन युगानुरूप संदर्भ में उस एविडेंसेस को बताना है, वही रिसर्च मेथोडोलॉजी है। और इस प्रकार से मैं अपनी बात को अब यहीं पूर्ण करना चाहूंगा, क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए 7:25 हो गए हैं। तो कुछ विषय डॉक्टर योगेश पांडे जी और डॉक्टर पंकज पाठक जी दोनों रखेंगे। मैं तो अनुसंधान के रूप में चूंकि जितना समय मिला उसके मान से थोड़ी बहुत बात मैंने अपनी रखी, अगर उसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। सादर धन्यवाद सर आपका। आपने बहुत ही सुंदरता से आयुर्वेद का महत्व, आयुर्वेद का शाश्वतत्व और इस आयुर्वेद का पुनीत ज्ञान हमें दिया। रिसर्च मेथोडोलॉजी का अपना एक महत्व और आयुर्वेद का उस पर अपना एक महत्व, बहुत सुंदरता से आपने उसको समझाया। इसके लिए आपका हृदय से आभार। और आपने इतने बिजी शेड्यूल में भी हमें हमारा ज्ञानवर्धन किया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार सर। प्रश्न कोई अगर पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, सर अभी हमारे साथ हैं। एक क्वेश्चन सर आया था, बहुत उन्होंने जानना चाहा था कि गवर्नमेंट आयुर्वेद हॉस्पिटल में सीमित संसाधनों के साथ रिसर्च कैसे कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, ये उनका कहना था। सेल्फ लेवल कम खर्चे में रिसर्च कैसे कर सकते हैं। ये तो थोड़ा सा राजस्थान के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के शायद ये डॉक्टर साहब मेडिकल ऑफिसर हैं, ये इनका बड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन इनका ये क्वेश्चन था सर। जी जी, देखिए ऐसा इनका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि कुछ इंस्टीट्यूशन के पास में काफी फंड है तो वो जैसा चाहे वैसा रिसर्च कर सकते हैं, और कुछ जगह बिल्कुल फंड ही नहीं है तो वो करना चाहें उस एरिया में उनके पास बहुत पॉसिबिलिटी है लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको दो ही बातें कहना चाहूंगा। एक तो आयुष मिनिस्ट्री की एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट के ऊपर उन्होंने सेंटर सेक्टर स्कीम दे रखी है, और उस स्कीम के अंतर्गत आप आपके एरिया में जिस भी रिसर्च को करना चाहें उसका एक प्रोटोकॉल बनाइए, एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाइए और आयुष मिनिस्ट्री को सबमिट करिए, और आयुष मिनिस्ट्री उसके लिए आपको पूरा ही फाइनेंस करेगा। एक बार दूसरा, कई जो फार्मा कंपनियां होती है इनमें से किसी के साथ में उनकी जो मेडिसिन रहती है, भाई आपके एरिया में अस्थमा बहुत होता है तो अस्थमा के पेशेंट के लिए आप फार्मा कंपनी चाहे दूध पेशेंट जो भी कंपनी को आपको करना है उस कंपनी से बात करिए, उनकी मेडिसिन वो प्रोवाइड करवा देंगे और आप उसको कर सकते हैं। वो आपको इन्वेस्टिगेशन के आदि सब कुछ वो कर देते हैं ताकि उनका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसके द्वारा भी कर सकते हैं। और साथ में कुछ समाज सेवी संस्थाएं रहती है जिसको अपन बोलते हैं कारपोरेट फंड। आप जहां पे रहते हैं अगर उस नगर के कुछ 10-12-20 लोगों को इकट्ठा किया और आप कहें कि हम समाज के हित में विदाउट प्रॉफिट, हमें कोई वो नहीं कमाना है, आप 3-4 लोगों की कमेटी बना दी कि आप ही इसके मुख्य रहेंगे, आपके सिग्नेचर से ही कोई भी पेमेंट करना तो वो होगा, और अगर इस क्षेत्र में हम ये करें तो लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, तो आप उनको साथ में लेकर के काम कर सकते हैं। और उसके बाद में भी अगर आपको कुछ करना है कि भाई ये सब चीजें भी पॉसिबल नहीं है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि कुछ मेडिसिन अपने एरिया में जो अवेलेबल है जिसको कम प्राइस के द्वारा आप तैयार कर सकते हैं, तो वैसे सिंपल को ले लिया जाए और उस प्रकार से कम इन्वेस्टिगेशन में, कुछ इन्वेस्टिगेशन ऐसे होते हैं कि जैसे एक डॉक्टर पंकज जी अभी हैं वो रसायन इफेक्ट को बताएंगे, और रसायन इफेक्ट का जब बीएचयू में काम हुआ था तो उसके ऊपर कम से कम 1 करोड़ की स्टडी थी, और हमने जब पीएचडी में किया तो टोटल 40,000 रुपीज उसके लिए जो है वो सैंक्शन थे। तो हर प्रकार से काम किया जा सकता, बस उसका कुछ न कुछ आपको रास्ता निकालना पड़ेगा। थैंक यू सर। और कोई किसी का प्रश्न हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो सर से तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार हमें हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए, और हम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं मेरी तरफ से आप सबको धन्यवाद देता हूं, राजस्थान की पूरी टीम को, कि उन्होंने पूरा 8 दिन तक लगे रहना बड़ा मुश्किल है इतना टाइम निकाल करके, और खासतौर से सभी स्पीकर्स जो इस कार्यक्रम में अलग अलग जुड़े। डॉक्टर रितेश गुजराती जी को हमने
3 बजे टेलीफोन किया कि आपको जी बेसिक सर। प्रिंसिपल्स के ऊपर वो करना है। इसको भी बोलते हैं सही रिसर्चर्स की पहचान ही यही है कि जरूरी नहीं कि 5 दिन पहले बोला जाए, आपको 2 घंटे पहले भी बोला है तो भी आप, और उन्होंने बहुत अच्छे से पूरा 1 घंटा वो किया। और डॉक्टर योगेश पांडे जी से वो कहा गया कि थोड़ा सी ये बेसिक के पॉइंट हो रहा है, आप ले लीजिए। उन्होंने बोला कि ठीक है बिल्कुल मैं ले लूंगा। डॉक्टर पंकज पाठक जी को भी थोड़ी देर पहले ही बोला कि नहीं आपको लेना, बोले ठीक है मैं कर लूंगा। तो इसी को कहते हैं टाइम दे करके तो हर कोई कर सकता है, बोले जब कहा जाए तब रेडी है। तो सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी धन्यवाद सर, बिल्कुल।